बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर है 10 जिसका नाम है खेल कूद में प्रशिक्षण एंड डोपिंग। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम्स में शायद पूछे जा सकते हैं तो उसे हम देखेंगे। और ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से समझाऊंगा। वन शॉट वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये आपके दो सैंपल पेपर में पूछा जा चुका है। खेल प्रशिक्षण की अवधारणा लिखिए और खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खेल प्रशिक्षण। देखिए जैसा कि खेल है और प्रशिक्षण यानी कि खेल में किसी टीचर का या किसी कोच का होना ही और उसका सिखाना, ये प्रशिक्षण होगा। बिल्कुल सही है कि उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया, यानी कि जो खिलाड़ी है उनका जो प्रदर्शन वर्तमान में है उसे और अच्छा करने की जो प्रक्रिया है उसे ही कहते हैं खेल प्रशिक्षण। इससे क्या होगा कि इस प्रक्रिया के द्वारा खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी का जो स्तर है उसमें सुधार आता है। अब कई लोगों ने इसके बारे में अलग अलग अवधारणा दी है। जैसे मैथ्यू कहते हैं कि खेल प्रशिक्षण जो है, खेल प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की तैयारी का एक मूल रूप है। मार्टिन ये कहते हैं कि खेल प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति की एक नियंत्रित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसे मांसपेशी प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन संतोष तरीकों और संगठनों के द्वारा किया जा सकता है। तो खेल प्रशिक्षण है क्या और इसके तर्क वितर्क क्या है, दो ये आपको समझ में आ गए। अब समझिए इसके सिद्धांत। तो इसके तीन सिद्धांत हैं। खेल प्रशिक्षण के तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है बच्चों अति भार का सिद्धांत। अति भार का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाना चाहिए, यानी कि उसका जो वर्तमान में स्तर है जिस लेवल पे है उसे और बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को उससे अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए जितने की वे अभ्यस्त हो चुके हैं, यानी कि जितना वो 1 घंटा कार्य कर सकते हैं उससे अब हमें 1 घंटा 10 मिनट कार्य लेना चाहिए। ये कहता है अति भार का सिद्धांत। फिर आता है प्रगति क्रम। प्रगति क्रम का आपको समझ में आ गया, प्रगति से संबंधित है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अति भार होता है 1090, अति भार कितना होता है 1090। तो हमें क्या करना है, इस अति भार को धीरे धीरे और एक क्रम के अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहिए। इससे खिलाड़ी को जैसे जैसे अतिभार संभलेगा उसे संभालने में आसानी होती जाएगी और जितना अतिभार एक जो खिलाड़ी है वो सह सकता है उसका उतना ही जो प्रदर्शन है वो अच्छा होगा। प्रगति क्रम सिद्धांत जो है वो खिलाड़ी को एक तो विश्राम करने का और उसे ऊर्जा प्राप्ति का एक मार्ग बताता है स्वयं। उसके बाद आता है विविधता। विविधता यानी कि बहुत सारी चीजों का मिलना। तो एक सफल प्रशिक्षक जो है यानी कि जो एक कोच है उसको खिलाड़ी की रुचि और अभिप्रेरणा को बनाए रखना चाहिए और इसके लिए वो क्या कर सकता है, विविधता को शामिल करेगा। जैसे कि उसे अलग अलग तरह के व्यायाम करवाएगा, यानी कि उसकी जो प्रैक्टिस है वो करवाएगा। उसका जो टाइमिंग है वो चेंज करता रहेगा। साथ ही साथ उसका पर्यावरण में बदलाव, यानी कि मान लीजिए आज इस एक पार्क में कल इस दूसरे पार्क में, ठीक है, मतलब कि क्या करना है उसके वातावरण को चेंज करते रहना। कभी कभी कैंपिंग पे ले गए, कभी कभी रॉक क्लाइंबिंग पैराग्लाइडिंग वगैरह ये सारी चीजें कराई। तो ये सभी आ जाता है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो खेल प्रशिक्षण क्या है, इसके प्रति जो सिद्धांत है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं अपने। ठीक है, तीन सिद्धांत है हमारे ये, अतिवार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत। आइए क्वेश्चन, एक सेकेंड, अभी यहाँ पे और भी हैं। ओके, तो आपके यहाँ पे बेसिकली देखिए आपके 6 नहीं बल्कि 8 से 10 सिद्धांत है। कितने हैं? 8 से 10 सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 बताऊंगा क्योंकि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 या 6 का भी पूछा जाता है तो भी आप ये 6 लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चौथा सिद्धांत है निरंतरता, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण जो है यानी कि जो प्रशिक्षक है वो एक निरंतरता की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण में 2 प्रशिक्षण सत्रों के बीच अंतराल समय लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो प्रशिक्षण है वो नियंत्रित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सत्र है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका 2 घंटे का टाइम है और फिर अगला जो है वो आप ऐसा नहीं 7 घंटे या 8 घंटे का टाइम रख दें, नहीं, आपको अगला जो प्रशिक्षण का सत्र है यानी जो सेशन है वो आपको 1 या 2 घंटे के बाद का आप रख सकते हैं। ये इनफ है खिलाड़ी के लिए, ठीक है, उतनी देर में उसको रेस्ट मिल जाएगा। फिर आ जाता है व्यक्तिगत भेदभाव। व्यक्तिगत भेदभाव इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक खिलाड़ी है उसमें व्यक्तिगत भेड़ों के कारण अलग अलग भिन्न होता है, पुनः शक्ति अधिक समय लेती है। यानी कि देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी जो है उसका जो व्यक्तिगत भार होता है, ठीक है,
व्यक्तिगत उसके जो कह सकते हैं जो क्षमताएं होती हैं, वेड़ो नहीं बल्कि ये है व्यक्तिगत क्षमता। एक सेकंड, हाँ, उसकी जो व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, इसी के कारण अलग अलग तरीके से और भिन्न भिन्न तरीके से वो जो अपनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसे प्राप्त करते हैं। विशिष्टता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के किसी भी विशिष्ट या निश्चित अंग या फिर भाग का जो निश्चित अंग या फिर भाग है, उसको व्यायाम करने के लिए मुख्य तौर पर अंग का विकसित होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हो गए आपके खेल प्रशिक्षण के। क्वेश्चन नंबर इन इंग्लिश फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, अकॉर्डिंग टू मार्टिन। तो प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डोपिंग की अवधारणा लिखिए तथा डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। या फिर ऐसे पूछेगा, खेलों में वर्जित या निषिद्ध पदार्थों और उनके दुष्प्रभावों को परिभाषित कीजिए। या फिर खेल कूद में प्रतिबंधित जो विधियां हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपके जो दो क्वेश्चन है, एक तो खेलों में वर्जित और ये प्रतिबंध, इसको जो है इसका आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक है, और जो ये डोपिंग की अवधारणा है ये आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो यानी कि आपको ये तीन क्वेश्चन में आंसर एक ही लिखना है, सिर्फ आपको ये डोपिंग की अवधारणा फर्स्ट में लिखनी है, सेकंड और थर्ड में नहीं लिखनी है। ठीक है, तो समझिए डोपिंग की अवधारणा क्या है, डोपिंग का आखिर अर्थ क्या है। तो देखो, डोपिंग शब्द वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सिंपल है भाई। तो देखो, जब एथलीट अपने खेल प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए गलत तरीकों का जैसे कि निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो उसे हम सामान्य तौर पर डोपिंग कह देते हैं। डोपिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा अपने प्रदर्शन को और अच्छा बनाने के लिए गलत और निषिद्ध पदार्थों का सेवन करना ही डोपिंग कहलाता है। खेल में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदर्शन बढ़ाने या तरीके, वास्तव में कुल खेल व्यक्ति अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अवैध पदार्थ देते हैं और इसी गतिविधि को डोपिंग के रूप में माना जाता है। बहुत ही सिंपल है। खेलों में प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल आमतौर पर इसको हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग को आप कई तरीके से समझ सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे समझा दिए गए। ठीक है, अधिकांश जो अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन है उनका ये कहना है कि भाई प्रदर्शन को सुधारने वाली जो दवाएं हैं उनका उपयोग खेल की भावना के खिलाफ है, खेल के जो नियम है उनके खिलाफ है। तो डोपिंग क्या है समझ गए आप सभी। अब समझिए इसमें जो निषिद्ध पदार्थ, ठीक है, तो खेल कूद के क्षेत्र में जो प्रतिबंधित विधियां, हाँ सबसे पहले विधियां आएंगी। तो तीन विधियां हैं, एक है ब्लड डोपिंग, एक है जीन डोपिंग और तीसरी है रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़। तो सबसे पहले समझेंगे ब्लड। ब्लड यानी कि जो हमारा लाल रक्त कणिकाएं होती है उससे संबंधित। तो ब्लड डोपिंग जो है वो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है जो गलत एवं प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर दो विधियां आती है, कौन कौन सी, एक आती है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और एक आती है होमोलोगस। तो ऑटोलोगस क्या होती है कि खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले, देखो ऑटोलोगस में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आज डेट है 30 मार्च, ठीक है, जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ 30 मार्च। तो 30 मार्च को आपको आपका एग्जाम होने वाला है, या मतलब कि जो आपका प्रतियोगिता है वो होने वाली है। तो 30 मार्च से ठीक एक महीने पहले यानी कि 4 वीक पहले, एक मार्च से आपको ये जो ऑटोलोगस है इसकी प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। वही बात करते हैं होमोलोगस की। तो जब व्यक्ति के शरीर में ताजा रक्त लेकर सीधे दूसरे खिलाड़ी के रूप में चढ़ा दिया जाता है, इसे होमो ब्लड डोपिंग कहते हैं। देखिए होमो ब्लड डोपिंग क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो खेल खेलने के लिए जा रहा है और जब खेल खेलने जा रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में दूसरे व्यक्ति से लेकर खून चढ़ा दिया जाए तुरंत, तो इसे कहते हैं होमोलोगस। इससे लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पहचान की क्षमता में वृद्धि करता है। इस प्रकार से मांसपेशियां जो है उनकी सहन क्षमता बढ़ती है और मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ती है तो सिंपल सी बात है भाई, खेल प्रदर्शन का जो सुधार है वो भी बढ़ेगा। तो ये होता है ब्लड डोपिंग दो तरह की। तो अब आपको ब्लड डोपिंग के संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। कंप्लीट हो गया आप सभी का ये। अब आ जाइए जीन डोपिंग।
जीन डोपिंग क्या है? तो देखो भाई, जीन डोपिंग खिलाड़ी के शरीर के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं या फिर जीन्स का जोड़ तोड़ है। कैसे? इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सामान्यतः स्वास्थ्य कोशिकाओं के कार्य को बढ़ाने का प्रयास, यानी कि जीन डोपिंग क्या है? जीन डोपिंग विभिन्न तरीकों से जो व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य कोशिकाएं होती है उनके उनकी सहन क्षमता, उनके कार्य को बढ़ाने की प्रक्रिया। जीव थेरेपी मांसपेशियां व अस्थियों की संरचना की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो जीव थेरेपी होती है, ये व्यक्ति में, एक खिलाड़ी में मांसपेशियां और उसकी अस्थियों की संरचना की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मांसपेशियां, कंडराओं और लिगामेंट्स आदि की जो चोटें होती हैं, उनकी मरम्मत जो है वो तेजी से करता है। कौन? जीव थेरेपी। तो ये जीव थेरेपी जीन डोपिंग के अंतर्गत आती है। रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़, डोपिंग नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छोड़ने का प्रयास करने प्रतियोगिता के दौरान बाद में प्रतिबंधित होता है। यानी कि देखिए, डोपिंग नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करना प्रतियोगिता के दौरान या फिर बाद में प्रतिबंधित होता है। जो सैंपल लिया गया है एक व्यक्ति का, उसके साथ में छेड़छाड़ करना गलत है। ठीक है, तो डोपिंग की अवधारणा क्या है, खेल-कूद में प्रतिबंधित विधियां क्या है, ये समझ में आ गया। अब आ जाइए जो पदार्थ है। ठीक है, तो देखो, खेलों में वर्जित या जो निषिद्ध पदार्थ है, उनके दुष्प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है उत्तेजक, यानी कि उत्तेजक जो है वो खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की मतलब खिलाड़ियों का जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसका सिर दर्द होता है, वो तनाव में चला जाता है, रक्तदाब बढ़ता है और तापमान यानी कि प्रेशर उसका हाई हो जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये क्या होता है? तो इसके प्रयोग से खिलाड़ी जो है वो अपनी जो शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति, उसका वो बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग करने के कई प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि चेहरे पर अधिक बाल आ जाते हैं, एक तरह से आदिमानव जैसे लगने लगते हैं, मासिक धर्म में अनियमितता हो जाती है, साथ ही साथ तनाव बढ़ता है, अधिक गुस्सा आता है, मानसिक अवसाद होता है, पुरुषों में गंजापन और उच्च रक्तचाप आदि ये सभी देखने को मिलता है। तो देखो, जितने भी आपके ये जो पदार्थ वगैरह है, ठीक है, इनमें आप 2-4 पॉइंट जो वो सभी में लिख देंगे। क्या? सबसे पहला तो तनाव, ठीक है, तापमान में वृद्धि, अधिक गुस्सा आना, ठीक है, मानसिक अवसाद, ये 5 जो पॉइंट्स हैं, ये आप सभी जो वर्जित पदार्थ हैं उसमें दुष्प्रभाव में लिख देंगे। फिर आ जाता है कंदन बाइनाइन, ठीक है, इसका उपयोग करने से एकाग्रता, यानी कि व्यक्ति का जो शांत रहने की और एकाग्रता की जो कमी होती है वो आने लगती है। जीभ, गले, फेफड़े आदि का जो कैंसर है वो होने लगता है इसके उपयोग से। आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला है बीटा ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपके पूरे नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ ही आपको समझा रहा हूँ। फोर्थ है बीटा ब्लॉक्स। बीटा ब्लॉक्स के सेवन से निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि खिलाड़ी की जो सहन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, सिर दर्द होता है, रक्तचाप होता है, पेट संबंधी रोग उसको सताने लगते हैं। पांचवा है नशीली दवा या फिर नारकोटिक्स। नशीली दवा या नारकोटिक्स का मतलब क्या है कि इन दवाओं के सेवन से खिलाड़ी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मानसिक और शारीरिक संतुलन का बिगड़ना, उल्टी का होना, कब्ज का होना, बेहोशी की अवस्था में बार बार आ जाना। सबसे लास्ट है ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स के सेवन से खिलाड़ी को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी, चक्कर का आना, मांसपेशियों का फट जाना और पोटेशियम की कमी हो जाना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आखिरी पॉइंट। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है खत्म हो जाता है। ठीक है, डोपिंग की अवधारणा, खेल कूद में प्रतिबंधित विधियां, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़, खेलों में वर्जित पदार्थ, उत्तेजक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कन्वर्जाइन, बीटा ब्लॉक्स, नशीली दवाएं एवं नारकोटिक्स, ड्यूरेटिक्स। उसके बाद आता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पूछेगा राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोपिंग एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। फिर अलग पूछेगा डिफाइन प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स इन स्पोर्ट्स, मेंस इन द प्रोहिबिटेड लॉज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिटेड लॉस कौन कौन से हैं, ब्लड डोपिंग है, जीन डोपिंग है, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन है,
देन फॉलोइंग आर द प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट्स इन स्पोर्ट। ठीक है, तो ये आपके लिखे हुए हैं 5-6, ठीक है 6 हैं टोटल, तो यही आपको लिख देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका खत्म हो गया यहाँ पे। गाइस इस तरह से आज की हमारी जो वीडियो है इसमें आपके यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको समझा दिए गए। गाइस यही वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अभी चैनल पे मिलने वाली है। तो हम मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।